नमस्कार। इमरजेंसी यानी आपातकाल को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे भारत के संविधान और भारत के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में उस चीज का जिक्र किया है। इमरजेंसी को लेके जो कुछ रोचक घटनाएं हैं, जानकारियां हैं, ये हम अब अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे आने वाले कुछ समय में, क्योंकि चूंकि विषय अब सामने आया है तो ये अब देश में आने वाले कुछ दिनों तक ये चर्चा का विषय रहेगा। जो विपक्षी दल है वो एक विमर्श तैयार करने की कोशिश करेंगे। सत्ता पक्ष इसको संविधान के लिए एक काला धब्बा के रूप में जब प्रधानमंत्री जी ने इस चीज का जिक्र किया है तो कहीं ना कहीं से इसको लेके एक विमर्श तैयार करने की कोशिश होगी। तो ये विषय जो है इमरजेंसी का, आपातकाल का जो है, वो कुछ समय तक अब देश की राजनीति में एक गर्म मुद्दा रहेगा। इसी से संबंधित हमारी कुछ अच्छी जो हमारी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपातकाल को लेके, वो हम अपने दर्शकों तक आने वाले कुछ दिनों तक शेयर करेंगे। हमने अपने इस चैनल में 2 वीडियो पहले ही हमने पोस्ट किया हुआ है जो इमरजेंसी से संबंधित है। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नोटिफाई नहीं किया है, उनसे निवेदन है क्योंकि वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं और मैक्सिमम शेयर करें। अधिकांश लोगों तक हमारे वीडियो ये पहुंचे। ये आपका जो एक सहयोग है या जो आपका जो सपोर्ट हमको मिलता है वो हमारे लिए एक प्रकार से ऊर्जा है। हम और अच्छी अच्छी जानकारी लेके आपके सामने आएंगे। 2 वीडियो जो इसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया है, उन 2 वीडियो में हमने इस चीज का जानकारी अपने दर्शकों को दी है कि किस तरीके से राष्ट्रपति पर दबाव डालकर आपातकाल लागू किया गया था। उनमें एक झिझक थी, ये हमने उस वीडियो में उस पूरे एक चीज का जिक्र किया हुआ है। दूसरे वीडियो में हमने ये कोशिश की बताने की कि आपातकाल जो है वो जनवरी में लागू करने का प्रयास किया था। जून 25 को आपातकाल लागू किया गया 1975 को, लेकिन इसकी जो योजना है या इसका जो स्वरूप है वो पूरा जनवरी में ही बना लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश जनवरी में इसे लागू नहीं किया गया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसकी योजना जो आपातकाल को लेके जो है वो रणनीति और जो एक प्रकार की योजना है वो लोगों के दिमाग में थी। जो लोग इस विषय को लेके आगे बढ़ रहे थे, जिनको आपातकाल लागू करना था और उसको किस तरीके से क्रियान्वित करना है, वो पूरा उनके दिमाग में था वो विषय। क्योंकि जब मीडिया का सप्लाई लाइन काटा गया, विद्युत आपूर्ति रोक दी गई, इसकी भी योजना जो है वो बिल्कुल शाम से चालू हो गई थी। यानी कि 25 जून की शाम को किस तरीके से मीडिया में जो विद्युत सप्लाई होती है, विद्युत आपूर्ति मीडिया हाउसेस में किस किस तरीके से काटी जाए, इसकी योजना शाम से ही बननी चालू हो गई थी। जून 25 बहुत गर्मी का समय रहता है, दिल्ली में भी बहुत गर्मी थी और शाम से ही बिजली की आंख मिचौली चल रही थी। बहादुर शाह जफर मार्ग जो है वहां पर बिजली आ रही थी, जा रही थी। और आपको मालूम होगा बहादुर शाह जफर मार्ग जो है दिल्ली का, वहां पर अधिकांश अखबार के कार्यालय हैं और वो एक मीडिया का एक सेंटर के रूप में उसे जाना जाता है। तो वहां पर बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो रही थी, बिजली आती थी, जाती थी। तो पत्रकारों को ये समझ में नहीं आया। कुछ जो रिपोर्टर्स हैं उनने जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बीट देखते हैं, उनने जब दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग के जो अधिकारी हैं उनसे बात की और उनसे पूछा, जैसे डेसू के अधिकारियों से कि ये क्या मामला है। तो डेसू के अधिकारियों ने उनको बताया कि कुछ टेक्निकल काम चल रहा है और बहुत जल्दी जो है वो उसको सप्लाई को स्थिर कर लिया जाएगा। 8 बजे के आसपास विद्युत सप्लाई जो है वो स्थिर हुई और लेकिन तब तक किसी पत्रकारों के दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि ये क्षणिक था और उनके आने वाले कुछ समय बाद में पूरी तरीके से वहां पर जो है वो बिजली आपूर्ति ठप होने वाली है। ये किसी को अंदेशा नहीं था। थोड़ी देर बाद में वही हुआ जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। बहादुर शाह जफर मार्ग का जो मीडिया सेंटर था या जो
जहाँ पर मीडिया हाउसेस के ऑफिसेस थे, वो पूरा ब्लैकआउट हो गया। जो 5 बजे से जो बिजली की आंख मिचौली चल रही थी, वो दरअसल विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं या जो टेक्नीशियंस हैं, वो एक प्रकार का ट्रायल ले रहे थे कि जब बिजली की आपूर्ति बहादुर शाह जफर मार्ग के जो प्रेस कॉम्प्लेक्स है या जो मीडिया हाउसेज हैं, वहां पर जब बंद की जाएगी तो उसका कहीं प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में तो नहीं होगा। उसका ये ट्रायल रन चल रहा था, और ये एक्सरसाइज चलने के बाद में ये किसी को समझ में ही नहीं आया। लेकिन जो मजेदार किस्सा ये है कि जो अधिकारी या जो भी रणनीतिकार थे, उनका ध्यान था पूरा बहादुर शाह जफर मार्ग। दो केंद्र ऐसे थे, दो बड़े अखबार ऐसे थे जो कैनॉट प्लेस में जिनके कार्यालय थे, उसमें एक हिंदुस्तान टाइम्स था और दूसरा स्टेट्समैन। कैनॉट प्लेस पर किसी की नजर नहीं गई। कैनॉट प्लेस में विद्युत की आपूर्ति जो है वो निरंतर जारी रही। दूसरे दिन अखबार निकले। स्टेट्समैन तो इमरजेंसी को लेके वैसे भी काफी विरोध में था। उसको लेके इंदिरा जी बड़ी चिंतित हुई और उनने उस समय के जो तत्कालिक जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, आई के गुजराल, उनको बुलाई। सुबह तलब किया गया उनको, और संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने उनको वहां पर बड़ा विरोध प्रकट किया। उनकी जो है क्लास ले ली इस विषय को लेके कि ऐसी चूक क्यों हुई आपसे। और इसी घटना के बाद में इंद्र कुमार गुजराल को सूचना प्रसारण मंत्रालय से हटा दिया गया। उनके स्थान पर आए विद्याचरण शुक्ला, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से थे, और उनकी जो है संजय गांधी से एक नजदीकियां थी, और संजय गांधी को विश्वास था कि सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में एक कोई दमदार आदमी चाहिए जो वास्तव में मीडिया पर शिकंजा कर सके। और उनको लगा था कि विद्याचरण शुक्ला से उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं होगा। विद्याचरण शुक्ला जी के साथ में एक ये जो उनकी जो राजनीतिक जो सूझबूझ थी, वो इतनी गहरी थी कि विद्याचरण शुक्ला पहले डी के बरुआ, रजनी पटेल और सिद्धार्थ शंकर रे, इनके कैंप के माने जाते थे। उनका जो उनका जो ये जो ट्रिकरी थी, उनके साथ में विद्याचरण जी को देखा जाता था। विद्याचरण जी बहुत शार्प पॉलिटिशियन थे, वो बहुत चतुर राजनेता थे। उनको समझ में आ गया था कि ये समय उपयुक्त है जब उनको संजय गांधी के कैंप में चले जाना चाहिए। संजय गांधी के समर्थक के रूप में उनको अपनी पहचान बनानी चाहिए थी। और इसलिए जब वो राज्य मंत्री थे डिफेंस प्रोडक्शन के, तो संजय गांधी का जो मारुति प्रोजेक्ट था, उसके पास में एक डिफेंस का डंप था, एम्यूनेशन डंप था, वो जो शस्त्रों वगैरह का जो एक यार्ड टाइप का था। तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, और वो कहीं ना कहीं से मारुति का ये प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहा था। विद्याचरण शुक्ला जी के पहल पर उस डंप को पूरा का पूरा वहां से हटाकर दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया, ताकि मारुति का जो प्रोजेक्ट है वो किसी भी अवरोध को में ना आए, और वो स्थिर होके एक बहुत सुचारू रूप से वो पूरा प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जा सके।